शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर को। एक ऐसा मंत्री जब वो विरोधी दल में थे तो कांग्रेस पर जबरदस्त हमले करते थे। आज उन पर अपनी सरकार का बचाव करने की जिम्मेदारी है। इन्हें प्रधानमंत्री ने बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए हैं। इनके पास लॉ मिनिस्ट्री है, इनके पास टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, इनके पास आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है। इन तीन मंत्रालयों का जिम्मेदारी जिन पर भार है। प्लीज वेलकम रविशंकर प्रसाद। और आपकी अदालत के आज के इस शो के लिए जज के तौर पर हमारे साथ हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर दिवाकर। तो आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इससे पहले आज के जज दिवाकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम इल्जाम लगाएं रविशंकर प्रसाद पर। एक नजर शॉर्ट में रविशंकर प्रसाद के पॉलिटिकल करियर। रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार में टेलीकॉम और लॉ मिनिस्टर हैं। चुनाव के दौरान रविशंकर प्रसाद ने पार्टी स्पोक्समैन के तौर पर बीजेपी का पक्ष बखूबी रखा। टीवी डिबेट्स में रविशंकर को महारत हासिल है। रविशंकर प्रसाद के पिता जनसंघ के जमाने से राजनीति में थे। रविशंकर प्रसाद ने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े रहे। 1980 में रविशंकर प्रसाद ने वकालत शुरू की। वकील के तौर पर रविशंकर प्रसाद ने लालू चारा घोटाला, नर्मदा बचाओ आंदोलन, राम जन्मभूमि के अयोध्या टाइटल सूट जैसे अनेक केस लड़े। आज आपकी अदालत में रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार का मुकदमा लड़ेंगे। रविशंकर जी, इससे पहले कि मैं इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूं, ये जानना चाहता हूं कि ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के मंत्रियों को छुट्टी पर नहीं जाने देते? पिछली सरकारों में तो मंत्री बनते ही थोड़े दिन यूरोप की हवा खा के आते थे। आपको रजत जी मैं इतना बताऊं, मैंने अपने पत्नी और बच्चों को कहा है कि अब 1 साल छुट्टी भूल जाओ, तुम लोग खुद घूम आओ। 10, 12, 15 घंटे हम लोग रोज काम कर रहे हैं। और अपने मित्रों के लिए एक बताऊं कि 14 साल मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने एक दिन छुट्टी नहीं ली और यहाँ पर आए हैं, रोज मेहनत करते हैं। अभी वो सारे विभागों का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। आपका भी प्रेजेंटेशन जी, हुआ? कोई आइडियाज दिए आपने? जी मैं बता दूं, आईटी विभाग पर उन्होंने 2.5 घंटे समय दिया, टेलीकॉम पर 2 घंटे समय दिया, पोस्टल पर 1.5 घंटे, अभी कानून और न्याय बाकी है। और एक जो उन्होंने आइडिया दिया, मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं, क्या आईटी विभाग की ओर से ऐसा वेबसाइट बन सकता है कि देश के खोए हुए बच्चे उस पर आए, उनके माँ बाप उनसे मिल सकें। मैं अभी गया था आईटी पंचायत मैंने बुलाई थी बेंगलोर में, और वहाँ मैंने कहा ये करो, और लोग बना रहे हैं। तो ये उनकी सोच है, वो पूरे देश को आईटी से जोड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा है हर यूनिवर्सिटी में वाईफाई हो, हर स्कूल में ब्रॉडबैंड हो। तो उनके इस निर्देश को हम लोग पूरा कर रहे हैं और मेहनत करने में मजा आ रहा है। एक अच्छी बात लगती है रजत जी, पहले की सरकार बनती थी तो मंत्री अपने बंगले के लिए अधिक दौड़ते थे। मोदी जी की सरकार में मंत्री काम कर रहे हैं और शांति से काम कर रहे हैं। ये अंतर तो जरूर है, ये मैं देख रहा हूं। चलिए, अच्छी बात है। इतनी जिम्मेदारी आप पर है, देश की जनता ने मैंडेट दिया है। आप ये भी जानते हैं कि अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, बिल्कुल। और इन्हीं उम्मीदों और अपेक्षाओं के आधार पर आपकी अदालत आज शुरू होगी। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारत सरकार के टेलीकॉम, लॉ, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद पर आरोप है कि इनके राज में जनता महंगाई से परेशान है। रविशंकर जी,
आप मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो सच है, यहाँ जो जनता बैठी है, जो घरों में जनता बैठी है, गृहिणियां हैं, वो कह रही हैं कि प्याज महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, चीनी महंगी है। ये 5 साल की महंगाई है, अभी हमारा 1 महीना हुआ है और आपको बता सकते हैं कि देश की हालत सही में बहुत खराब है। अब देश को मैं अंदर से देख रहा हूँ, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि मैं अब मंत्री हूँ, लेकिन देश की हालत, चाहे वो खजाने हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सप्लाई साइड हो। अब आपने कहा सही में, जैसे आलू प्याज की बात आई, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि इसको एसेंशियल कमोडिटी में लाएंगे, स्टॉक लिमिट तय करेंगे कि लोग होर्डिंग ना करें, इससे अधिक आप होर्डिंग नहीं कर सकते। राज्यों सरकार को कहा गया है नोटिफिकेशन करें, भारत सरकार ने कह दिया गया है। 50 मिलियन टन चावल को गरीबों के लिए और एपीएल के लिए अरुण जेटली ने प्रायोरिटी बेसिस पर रिलीज किया है। हम कर रहे हैं, थोड़ा हम संयम चाहेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में महंगी नहीं थी, तो मोदी जी की सरकार में महंगाई घटेगी। हम उसमें ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। विरासत हमको बहुत मिली है, आप जानते हैं, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देश में सप्लाई साइड में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक महंगाई को रोकने को लेकर 3 बड़ी बड़ी मीटिंग कर चुके हैं। आपको मालूम है, दिल्ली में अभी राष्ट्रपति शासन है, राजनाथ जी भारत के गृह मंत्री हैं, वो स्वयं फील्ड में गए कि अधिक अधिक प्याज की दुकान कितनी खुल रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आप संयम रखिए, इसे हम करके दिखाएंगे, आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। ये जो आपने नारा दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो जनता जानना चाहती है वाकई में अच्छे दिन आएंगे और कब आएंगे? आपने बहुत सही कहा, जनता ने हमें अपेक्षा से जिताया है। 34 साल के बाद एक सरकार बनी है जिसको ईमानदारी से बहुमत मिला है, कड़ा बहुमत मिला है। मोदी जी की नेतृत्व में जनता ने विश्वास प्रकट किया है। हम आपको बहुत कृतज्ञता से आपको प्रणाम करते हैं आपके इस आस्था के लिए, और हम काम कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन जिस जनता ने आपको इतना प्यार दिया, उसके लिए आपने रेल के किराए बढ़ा दिए। बहुत सही, मैं इससे बोलना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पिछले 8-9 साल से किराया नहीं बढ़ा था, रेलवे रिस रही है। और जो इस किराए की बात है, हमने नहीं बढ़ाया रजत जी, हम अपने मित्रों को बताएंगे कि पिछली सरकार ने फरवरी के अंतरिम बजट में ही इसको अनाउंस कर दिया था, लेकिन क्या कहा था, अगली सरकार लागू करेगी। उनको मालूम था कि अगले वो नहीं आएंगे। अभी जब रिजल्ट आ गया 16 मई को, आपको ये जान लीजिए आप, जब रिजल्ट आ गया तो फिर पदाधिकारियों ने कहा कि हमें आप इसको इंप्लीमेंट करने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जो खड़गे साहब थे। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पटरी कमजोर है, डब्बे गड़बड़ हैं, उसको सुधारना है, अच्छा करना है, तो कुछ पैसों की जरूरत होगी। लेकिन जहां पिछली सरकारों में घोटाले हुआ करते थे, यहां हमने रेज किया है, तो व्यवस्था सुधारेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। ये आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं बहुत ईमानदारी के साथ। मेरी आपत्ति दूसरी है जी, जब पिछली सरकार पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने से पहले किराए बढ़ाती थी तो आप ही आपत्ति करते थे। जब संसद का सत्र शुरू होने वाला हो उससे पहले किराए बढ़ाए, रेलवे बजट आने वाला हो उससे पहले किराए बढ़ाए। आपने बहुत सही कहा, यह किराया रजत जी संसद में ही अनाउंस हुआ है। अंतरिम बजट फरवरी में संसद में ही रखा गया था। तो कोई हम नया काम कर रहे हैं? एक नया पैसा न घटाया है, न बढ़ाया, न छुआ है। जो फरवरी में घोषणा की गई थी संसद के अंदर अंतरिम बजट में, उसको लागू किया है। ये ईमानदारी से रेलवे के और विकास के लिए। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम संसदीय परंपरा का बहुत ईमानदारी से पालन करना चाहते हैं। लेकिन उस परंपरा के पालन करते करते रेल के किराए जब बढ़ गए तो उसकी वजह से बाकी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। जब फ्रेट बढ़ेगा, जब रेलवे पे ढुलाई का किराया बढ़ेगा। अगर आप देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, देश में उत्पादकता को आगे बढ़ाएंगे, चीजें और बढ़िया से मूवमेंट शुरू होगा, तो ये चीजें कम आएंगी। देखिए, लोगों के मन में डर है जी कि मॉनसून ठीक नहीं आएगा, और मॉनसून ठीक नहीं आएगा तो खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी। ये एक डर लोगों के मन में है। नहीं, इस डर का जवाब मुझे बहुत सीधा देना है। जिस समय मानसून की चिंता हो रही थी, उस समय मुंबई में इतना पानी पड़ा कि मुंबई फ्लडेड हो गया। जिस समय दिल्ली में मानसून का सवाल पूछ रहे थे, उस समय पानी पड़ रहा था। क्योंकि मैं कैबिनेट के बाद गया ब्रीफ करने के लिए, तो मुझसे यही सवाल पूछा गया। हमने कहा, आप सवाल पूछ रहे हैं कि मानसून सूखा होने वाला है और दिल्ली में बारिश जल्दी पड़ रही है, तो ऐसा मत करिए, ईश्वर मेहरबान होगा। इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका मेरे पास फिगर्स है, ये स्काई मेट नाम की एजेंसी है, उसने कहा कि मॉनसून भारत में फेल होने का खतरा 60% है। देखिए, और अरुण जेटली ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। और रविशंकर भी कहेंगे घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ लोग बैठे, देखिए उसका कारण बहुत सीधा है। हमने
आज से 20 दिन पहले आपको याद होगा रजत जी, प्रधानमंत्री ने मॉनसून के खतरा होने की आशंका के मद्देनजर अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, गृह मंत्री रामविलास पासवान समूह की बैठक बुलाई। तो हम पहले से ही तैयार हैं। अगर मॉनसून फेल भी करेगा तो हमारी उसकी तैयारी है, हम जनता को कोई परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है। नहीं, मॉनसून फेल हुआ, अनाज नहीं होगा तो कहां से लाएंगे? नहीं, देश में अनाज काफी है। अनाज के वितरण की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। देश में अनाज की कमी नहीं है, क्षमा करिए आप। और अगर अनाज की कमी होगी तो बाहर से भी अनाज आ सकता है। लेकिन मैं आपसे एक ही कहूंगा कि अभी शायद इंद्र भगवान हम पर कृपा करेंगे और देश में बारिश पूरी होगी, हमें पूरा विश्वास है। हम जनता से पूछते हैं जो महंगाई के बारे में, चीजों के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आप यहाँ सेकंड रो में। आप जिस तरह से प्रश्न कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी, ये बढ़ी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब एक सत्ता जाती है, एक किराएदार खाली करके जाता है तो उस मकान को पूरे को चौपट करके जाता है। उस मकान को सही करने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। जो भी करके गए हैं इन 65 सालों में, उन 65 सालों का हिसाब यदि आप पूछे, मीडिया पूछे वो दूसरी जाने वाली से, तो आने वाली जो सत्ता है उस सत्ता को सही ढंग से काम करने देना चाहिए। मेरा ये सुझाव है सर। मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं। पहली बार में आपकी अदालत में यह हो रहा है कि जनता सवाल पूछने के बजाय आपका साथ दे रही है। नहीं, देखिए मैं उस अध्यापक जी को प्रणाम करके एक बात कहना चाहूंगा। उनके टिप्पणी से एक ध्वनि निकलती है। उनको और बाकी नौजवान मित्रों को हमारे ऊपर विश्वास है, मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि हम ठीक करेंगे। ये वो विश्वास बोल रहा है और हम उसका सम्मान करते हैं। हम ठीक करके दिखाएंगे। आपकी अदालत में लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम है कि ये मनमानी करते हैं। ये सवाल रविशंकर जी आपके कानून मंत्रालय को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आपको 4 लोगों की लिस्ट भेजी थी जज बनाने के लिए। आपने 3 मान लिया और 1 को रिजेक्ट कर दिया। अभी जो आपने सवाल पूछा है ये संवेदनशील है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। मैं बहुत विनम्रता से 2 बातें कहना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है। न्यायपालिका की आज़ादी हमारे लिए प्रतिबद्धता है और मैं स्वयं माननीय मुख्य न्यायाधीश का और सभी न्यायमूर्तियों का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन एक बात कहूँगा, न्यायमूर्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार को अपनी राय देने का अधिकार है और जो कॉलेजियम सिस्टम है उसी में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सरकार एक बार पुनर्विचार के लिए आग्रह कर सकती है और हमने उसका आग्रह विनम्रता से तथ्यों पर, कारणों पर, सबूतों पर किया है। बस इतना ही कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने जो आपको पत्र लिखा है उसकी कॉपी मेरे पास में है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में लाए बिना, मेरी मंजूरी लिए बगैर सरकार की तरफ से मनमाने तरीके से जो सेग्रीगेशन किया गया वो सही नहीं था। देखिए, मैंने फिर कहा, अब ये पत्र की भाषा नहीं है, ये हिंदी अनुवाद है। क्योंकि वो पत्र मेरे पास है, अब आपके पास आया है तो आप पत्रकार हैं, इतने बड़े वरिष्ठ हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये आपका अधिकार है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बड़े सम्मान के साथ मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश का सम्मान करता हूँ, उन पर टिप्पणी मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन रजत जी, जो भी हमने निर्णय किया है वो पूर्व की परंपराओं के आधार पर है और अगर मेरे पास 5 नाम आए या 3 नाम आए, अगर एक पर हमारी आपत्ति है तो सेग्रीगेट होगा। हमें उस पर पुनर्विचार के आग्रह करने का अधिकार है और ये आग्रह हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया है। इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये सही है कि आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उस तरीके को बदलना चाहती है? ये हमारे नेशनल घोषणा पत्र का पार्ट है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन होने चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसको लेकर स्वर्गीय JS वर्मा जो मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने निर्णय लिखा था, उनकी आपत्ति है। अभी लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा है कि इस पर और चर्चा होने की गुंजाइश है। तो हम एक नेशनल जुडिशियल कमीशन लाना चाहते हैं जहां
बिल्कुल जुडिशरी के साथ एग्जीक्यूटिव बैठेगी, जुडिशरी बिल्कुल ऊपर में रहेगी और एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको लाएंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। इस दिशा में हम और चर्चा करना चाहते हैं। पिछली सरकार ने बिल लाया था, उसमें कुछ कमजोरियां थीं, वो बिल लैप्स कर गया है, लेकिन ये देश भर की मांग है कि देखिए कॉलेजियम सिस्टम 93 में आया, आज हम 2014 में आए, समझ गए? इसका मतलब ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, जुडिशरी पर कंट्रोल करना चाहते हैं? कभी नहीं रजत जी, हम लोग जेपी मूवमेंट में जेल में गए हैं, इमरजेंसी का विरोध किया है, न्यायपालिका की आज़ादी के हम प्रामाणिक समर्थक हैं और हम चाहते हैं भारत की न्यायपालिका खूब आज़ाद रहे, देश के लिए काम करे। ये जो आपने नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात किया है, इस पर तो काफ़ी चर्चा हुई है और कई न्यायमूर्तियों का मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। लेकिन जो जनता यहाँ बैठी है और जो जनता इस शो को देख रही है, उनके मन में एक ही सवाल है। हमारे कोर्ट्स में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, अदालतों में केसेस का फैसला होता ही नहीं है। देखिए, जो उनकी चिंता है वही मेरी चिंता है और मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं, इस देश में 3 करोड़ मामले लंबित हैं और सिर्फ निचली न्यायालयों में 2 करोड़ 68 लाख मामले लंबित हैं। अब 1 महीना से मैं कानून मंत्री हूं, मैंने कुछ काम किया है। पहला एक निर्णय था, उसको एक्सपेडाइट किया है कि हाई कोर्ट के जजेस की संख्या 20% बढ़ेगी। 5 प्रदेशों की सहमति आ गई है, बाकी को मैंने कहा है प्रायोरिटाइज करने के लिए। हाई कोर्ट के लगभग 200 जजेस की जगह खाली है। मैंने सारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को लिखा है सम्मान से कि आप उसको भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4000 पद खाली हैं, हमने आग्रह किया है उसको भरने की कार्रवाई की जाए। और कुछ जो मुकदमे बड़े फालतू के हैं, रजत जी आपको मालूम है इस देश में चेक बाउंस के लगभग 22 लाख मुकदमे हैं। अब क्या मतलब है इसका? लोग चेक बाउंस कर गया, लोग केस कर देते हैं। चालान होने की मैंने सुना बड़े 18 लाख केसेस हैं। तो इन केसेस का निपटारा जल्दी हो, लोक अदालत से हो। अरे क्या है, किसी का चेक बाउंस कर गया, उसको नहीं मिला, कोई लोक अदालत बुलाए, आप पेमेंट करिए, नहीं करेंगे आप सीधा जेल जाइए, तो उसको फास्ट ट्रैक करेंगे। और एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सारे मुख्य न्यायाधीशों को लिखा है कि महिलाएं, बूढ़े, अपने विकलांग बंधु और बच्चे, इनके जितने आपराधिक मामले हों इसको आप फास्ट ट्रैक करिए। और हमने लॉ कमीशन को यह भी लिखा है कि जो पुराने कानून देश के हैं, आर्काइक लॉ हैं, पुराने लॉ हैं, उसकी सूचीबद्ध करिए, हमें बताइए इनकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे पुराने अनुपयोगी कानूनों को हम रद्द करेंगे, उसको कानून से समाप्त करेंगे। तो 1 महीने में इतना काम तो किया है। फास्ट ट्रैक कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो छुट्टियां इतनी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में 193 दिन काम होता है, हाई कोर्ट में सिर्फ 210 दिन काम होता है। और मैंने बाकी देशों का देखा, यूके में सिर्फ 24 दिन की छुट्टियां होती है साल में, सिंगापुर में सिर्फ 55 दिन की छुट्टियां होती है, बांग्लादेश पड़ोस में सिर्फ 80 दिन की छुट्टियां होती हैं। हमारे यहाँ समर वेकेशन, दशहरा वेकेशन, फिर विंटर वेकेशन। रजत जी, आप सही में मुझसे सख्त सवाल पूछ रहे हैं, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट में छुट्टी कितनी होगी, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी कितनी होगी और लोअर कोर्ट में छुट्टी कितनी होगी, इसका निर्णय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। इसमें सरकार की भूमिका नहीं है। अगर माननीय न्यायमूर्तिगण हाई कोर्ट के स्तर पर और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर छुट्टियों को कम करने की दिशा में कोई हमें अपनी सलाह देंगे, उसका हम पूरा सम्मान करेंगे। सलाह दी है जो चीफ जस्टिस हैं डोड़ा साहब, उन्होंने ये कहा कि छुट्टियां कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चले तो सुप्रीम कोर्ट साल में 365 दिन काम करे। एक मिनट, आपने सही कहा। मैं कह रहा हूं कि जब कोर्ट की सलाह, तो कोर्ट का एक फुल कोर्ट होता है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड सलाह आती है, तब हम कार्रवाई करते हैं। मैंने माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की टिप्पणी को देखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनकी अगुवाई में कोई भी सलाह आएगी, तो मैं देश के कानून मंत्री के रूप में आपकी अदालत के माननीय न्यायमूर्ति के सामने यह आश्वस्त करता हूं कि उसको हम तुरंत लागू कर देंगे। यह आपको मुझे कहना है। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद पर आरोप है कि इनकी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। अब यह शिकायत कांग्रेस के नेताओं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप विपक्ष के नेता का पद भी नहीं देना चाहते। विपक्ष का नेता कौन होगा, इसका एक 1953 से प्रावधान है।
स्पीकर के फैसले हैं 120 121 कि जिस पार्टी को लोकसभा में 10% होगा उसको विपक्ष का नेता बनाएंगे। 50 साल से अधिक से एक ही निर्णय है, पार्टी कोई भी हो, स्पीकर किसी भी दल का हो। अब पहला सवाल यह है, ये निर्णय स्पीकर को करना है कि कांग्रेस पार्टी की 44 है, 55 से ऊपर नहीं है, तो इस निर्णय को क्या बदलना है, यह निर्णय स्पीकर करेंगे। लेकिन हमें एक चीज बताइए, फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, देश पर शासन किया है। अगर आज ये देखेंगे 44 हम क्यों पहुंच गए और जनता का विश्वास के लिए क्या करना चाहिए, तो शायद वो अच्छा होगा। और विपक्ष के लिए वो लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनका मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना है, इसका फैसला स्पीकर को करना है। उनका कहना है कि जो विपक्ष का नेता होता है उसका रोल होता है सीवीसी के अपॉइंटमेंट में, सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में। अगर विपक्ष का नेता नहीं होगा तो सारे फैसले आप ही कर देंगे। पहली बता दूं, विपक्ष का नेता भी जनता बनाती है। जब आपको 55 से उधर ऊपर लोकसभा में सीट मिलती है, वो नहीं बनते हैं, तो जनता ने उनको इतनी सीट नहीं दी है। अब जो आपने बाकी कहा है उसके कानून का विचार करना पड़ेगा, अगर हो कि नहीं हो। लेकिन आज मैं देश के कानून मंत्री के रूप में मेरा बोलना ठीक नहीं होगा रजत जी, क्योंकि ये फैसला स्पीकर को करना है, तो हमें स्पीकर के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इंतजार करेंगे, लेकिन वादा तो आपने किया था सबको साथ लेकर ही चलेंगे जी। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनको नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में इस सरकार ने इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया, कैसे साथ लेके चलेंगे? अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने सदन के दोनों सदनों में क्या कहा था, संसद के, कि ऐसी पार्टी जिसका एक भी एमपी नहीं है मैं उसको भी साथ लेके चलूंगा। चुनाव के पहले हम सभी उम्मीदवार हैं, चुनाव के बाद हम जनता की उम्मीदों के दूत हैं, और आज भी वो मानकर चलते हैं। अब ये बताइए कि अगर इनकम टैक्स की एक प्रक्रिया है, आपको टैक्स देना है, तो इसमें सरकार की क्या गलती है, आप मुझे बता दीजिए। टैक्स तो आप ही देते हैं, टैक्स तो हर अखबार देते हैं। रविशंकर प्रसाद जब तक वकील थे तो हम टैक्स दिया करते थे, अब मंत्री के रूप में टैक्स देंगे, आप भी टैक्स देते हैं, तो टैक्स की नोटिस पर परेशानी क्यों है, हमें समझ में नहीं आता है। उनकी परेशानी है कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जाके शिकायत कर दिया। अब देखिए रजत जी, ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी से करना चाहिए, और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि उन्होंने जो केस किया है उसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, स्वामी एक बहुत ही एक्टिव व्यक्ति हैं जो कई गड़बड़ी के मामलों को उठाते रहे, पहले भी उठाते रहे, तो ये उनका स्वयं का निर्णय। मैं वो तो हर चीज में ढूंढ के लाते हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत हुई, उसमें उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का कनेक्शन निकाल दिया। अब इस पर मेरा बोलना कुछ ठीक नहीं है, ये उनका स्टैंड है, मेरा बोलना कुछ इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जब चुनाव हो रहे थे तो आप ही ने बीजेपी के ऑफिस में एक फिल्म जारी की थी जिसका नाम था दामाद श्री। बिल्कुल सही कहा, जिसमें आपने कहा था कि दामाद जी को सासू जी का प्रोटेक्शन मिलता है। नहीं, देखिए हमने क्या कहा था, आप क्षमा करिए, उस समय गुजरात मॉडल पर बहुत सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मोदी जी के गुजरात मॉडल की कांग्रेस खिल्ली उड़ा रही थी। तो हमने एक ही बात किया था कि गुजरात मॉडल पर सवाल करने वाले कृपया बताएं कि वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कि कुछ लाख रुपया आपने निवेश किया और 1-1.5 साल में 300 करोड़ के मालिक हो गए, तो इसकी कहानी उठाई थी। अब वो अतीत की बात है, जो भी कानून है अपना काम करेगा, उस पर मुझे और कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मुझे बोलना है जी। मुझे ये पूछना है कि मुंह से तो कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर के चलेंगे, क्या रॉबर्ट वाड्रा पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर केसेस चलाए जाएंगे? क्या इनको कानूनी प्रक्रिया में, सीबीआई की जांच में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में फंसाया जाएगा? देखिए, पहले बता दूं, पूर्वाग्रह से कोई सरकार काम नहीं करेगी, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अगर कोई विरोधी है तो हम उसके खिलाफ विक्टिमाइज करें और क्षमा करें। आज मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपके चैनल पर, जिस तरह से हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरानी सरकार ने विक्टिमाइज करने की कोशिश की थी, स्नूप गेट से लेकर बाकी सब में, हमारी सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। हमारी सरकार का हृदय बड़ा है, ये बात हम विश्वास से कहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई गड़बड़ी है, कोई कानून का उल्लंघन है, तो कानून अपना। लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह से स्वामी रामदेव के साथ व्यवहार किया था, जिस तरह से अमित शाह के साथ व्यवहार किया था, नरेंद्र मोदी का जिक्र आपने किया, तो क्या आपकी सरकार इसका बदला लेगी? बिल्कुल नहीं। जो बाबा रामदेव, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत काम किया है, वो बिल्कुल गलत था। जो रामलीला ग्राउंड में हुआ वो आपको सही कह रहे हैं, वो गलत था। लेकिन हमारी सरकार बदले के भाव से कोई काम नहीं करेगी। हमें देश को बनाना है, सबको लेकर चलना है, आपका आशीर्वाद चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। आपकी अदालत में
यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम है कि इनकी सरकार के दोहरे मापदंड हैं। रविशंकर जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, किसी मंत्री पर आरोप लगते थे तो आप तुरंत इस्तीफा मांग लेते थे। अब क्या हुआ? आप बहुत संवेदनशील सवाल पूछ रहे हैं, आपका पूरा अधिकार है। किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? निहाल सिंह, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं, उन पर रेप जैसा, बलात्कार जैसा गंभीर आरोप लगा। निहाल चंद एक दलित समाज से आते हैं, 4 बार एमपी रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी एमपी रहे हैं। अब एक पत्नी और पति के बीच में लड़ाई होती है। पत्नी है हरियाणा की, पति हैं राजस्थान के। पत्नी केस करती है हरियाणा में, उसकी कोर्ट में गवाही होती है 164 मजिस्ट्रेट के सामने, वो किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगाती, निहाल चंद के खिलाफ नहीं लगाती। पति केस करता है राजस्थान में, वहां पर भी जाकर उसकी गवाही होती है, वो कोई आरोप नहीं लगाती है निहाल चंद के खिलाफ। तीसरा केस वो जयपुर में करती है, वो कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत की है, उसके समय पुलिस जांच करती है और सारे आरोप को बेबुनियाद पाती है। मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके आपत्ति आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं। 30 पेज का फैसला है। अब वो महिला गई है ऊपर के कोर्ट में। देश का कानून है रजत जी कि किसी मामले में दूसरे पक्ष को सुना जाए, उनको सिर्फ नोटिस हुई है। अब हमें एक चीज बताइए, 3 बार मामला जांच हुआ, महिला ने 2 बार आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस की सरकार में निहाल चंद निर्दोष पाए गए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, अब निहाल चंद एमपी होकर मंत्री हो गए तो कांग्रेस लगी उस पर आरोप लगाने। अब इस तरह के, मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस के मित्रों, थोड़ा होमवर्क करना सीखो, थोड़ा बड़े बड़े मामले उठाओ, ये सब क्या उठाते हो? दूसरा मामला कांग्रेस ने उठाया है वीके सिंह का। जनरल वीके सिंह, जो आपकी सरकार में मंत्री हैं, मंत्री रहते हुए उन्होंने हमारे होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर सवाल उठाए। देखिए, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, वो अब मंत्री हैं तो मेरी ओर से कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन इस देश के रक्षा मंत्री और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि जो सेना के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं वो बनेंगे और सरकार को उसमें पूरा ट्रस्ट है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद कोई बात नहीं बचती है। अब एक बात और बचती है। जी बताएं। पिछली सरकार अगर पाकिस्तान से बात करती थी, ये सब कांग्रेस के नेताओं की इल्जाम बता रहा हूं मैं आपको, पिछली सरकार अगर पाकिस्तान से बात करती थी तो आप कहते थे कि क्यों बात कर रहे हैं, जब तक आतंकवादियों का साथ दिया जाएगा, उस जमीन पर पनाह दी जाएगी, प्रमोट किया जाएगा, बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब शॉल जा रही हैं, साड़ी आ रही हैं। नहीं, अच्छा है। मैं चाहूंगा माननीय न्यायमूर्ति जी थोड़ा मुझे वक्त दें आप, मैं इसको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा हमारे शपथ में सार्क कंट्री के लोग आए। आपने देखा उस दिन राष्ट्रपति भवन में हम शपथ ले रहे थे, गर्व था कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, मॉरिशस के लोग बैठे हुए थे, मालदीव के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। देश के लिए गर्व, बड़ी बात हुई, पहली बार हुई। लेकिन मोदी जी से जो नवाज शरीफ मिलने आए तो क्या कहा मोदी जी ने कि अगर बम के धमाके होंगे तो आवाज दब जाती है, इस बात को देखिए कि बम के धमाके ना हो। अब जो आपने शॉल की बात कही तो मोदी जी ने एक ट्वीट किया था, बहुत से मित्रों ने देखा था। नवाज शरीफ ने उनको बताया कि जब नवाज शरीफ की मां भी हैं और हफ्ते में 1 दिन खाना खाने जाते हैं, तो जिस समय वो मां के साथ खाना खा रहे थे, तो जब मोदी जी अहमदाबाद से दिल्ली आ रहे थे पीएम बनने के लिए, तो उनकी मां उनके मुंह में मिठाई खिला रही थी और 1 से 1 रुपया नगद दिया था, आपको मालूम है। तो नवाज शरीफ की मां ने उसको देखा, वो बहुत प्रभावित हो गई, तो उन्होंने कहा मोदी जी की मां के लिए शॉल जाना चाहिए। जब वहां से शॉल आया तो फिर उसके बाद आपने देखा होगा मोदी जी ने भी नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजा। रजत जी, ये भारत की विरासत और संस्कारों का सलूक है जो नरेंद्र मोदी ने किया, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन इसी भारत की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि जिनके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हाफिज सईद को प्रोटेक्शन देकर, हाफिज सईद राजस्थान के बॉर्डर पर 20 किलोमीटर दूर आकर आतंकवादियों को संगठित कर रहे हैं, और ये वही हाफिज सईद हैं जिनके नवाज शरीफ के परिवार से बरसों के रिलेशन हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सख्ती से कहा गया है। जमात-उद-दावा को अभी अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है कि नहीं कहा है? ये हमारी डिप्लोमेसी की विजय है कि नहीं? कल हम लोगों ने नर्सों को छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया इराक से? देखा, भारत सरकार ने पूरी ताकत लगाई, सारी नर्सें सुरक्षित आ गई, आज कोचिन केरला पहुंच गई।
मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार सख्त है और सख्त रहेगी, इस पर कभी नहीं झुकेगी, ये आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी कश्मीर में थे, क्या उन्हें संदेश दिया? वही संदेश दिया है। जनता तो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, क्या उनके साथ भारत सरकार सख्ती से निपटेगी या पुरानी सरकारों की तरह लव लेटर लिखेगी? मैं आपके यहां उपस्थित सारे मित्रों को और देश की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत के सामरिक सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए मोदी जी की सरकार हमेशा बहुत सावधान है। इस पर हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अभी चीन जो ये सब कर रहा है उस पर भी आप सर कुछ बोलिए। केवल पाकिस्तान का ही मुद्दा नहीं है, हमारे साथ में देश की जो अरुणाचल प्रदेश को बार बार बता देता है कि हमारा है। अभी नक्शा भी दिया है उन्होंने एक बना करके। चाइना के बारे में मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा कि जो नया नक्शा उन्होंने रिलीज किया है उसमें भारत के कुछ हिस्से को अपना हिस्सा बताया है। पहले आपको बता दूं कि अरुणाचल भारत का अंग है और अंग रहेगा। पहली बात, आपने ये नहीं देखा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की रिएक्शन क्या आया कि भारत और चीन में एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। उन्होंने मोदी जी की तुलना निक्सन साहब से कर दी जो नई शुरुआत की थी। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा, वहाँ के प्रधानमंत्री ने मोदी जी से कई बार बात की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चीन के साथ बॉर्डर सीमा का एडजस्टमेंट होना चाहिए जो बातचीत चल रही है, लेकिन जहाँ तक भारत के हितों का सवाल है भारत सरकार कभी नहीं झुकेगी और ये बात सख्ती से बताई जाती है और चीन को बताई गई है। और मोदी जी की सरकार में चीन भी जानता है, चीन भी सरकार भी जानती है कि भारत की लीडरशिप अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो भारत के हितों के बारे में बहुत चौकन्ना है। ये मैं बात आपको बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आपकी अदालत ने आज मुकदमा चलाया केंद्र सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज दिवाकर का फैसला आज के मुकदमे पर। रविशंकर प्रसाद जी ने विपक्ष में रहते हुए एक काफ़ी सशक्त और प्रभावकारी भूमिका निभाई, संसद के अंदर और संसद के बाहर भी। अब वो हमारे सामने एक नई भूमिका में आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा दिया है जो उनकी क्षमताओं का आकलन दर्शाता है, पर यह उनके लिए परीक्षा की भी घड़ी है। आलोचना करना सरल होता है, काम करना कठिन। जनता के वकील के सवालों से उन्हें इस बात का अंदाज़ा मिल गया होगा कि उनको एक काफ़ी सख्त कसौटी पे जांचा जाएगा। ये अच्छा होगा कि इसे एक चेतावनी के तौर पे वो ले। जनता की अदालत उनको शुभकामनाओं के साथ बाइज्जत बरी करती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत से वादे किए जनता से, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, जनता की उम्मीदें पूरी होंगी। जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे जनता की भावनाएं, जनता की अपेक्षाएं पूरी हुई या नहीं। लेकिन आज हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो जनता की उम्मीद पर खरे उतरें, ये हमारी अपेक्षा है। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।